अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, उम्मीद करते हैं कि आप तमाम खैर आफियत में होंगे। इब्न नासिर लर्निंग को स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। हमारे स्टूडियो में जो नए हैं तो वो स्टूडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हों। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक यूनिट नंबर 4 से है, जिसका उन्वान द डैफोडिल्स है। डैफोडिल्स फूलों की एक किस्म है और इसके मायने है नरगिस के फूल। नरगिस के फूल माल्टाई, सफ़ेद और पीले रंग में पाए जाते हैं और ये अक्सर शुमाली अमेरिका के बेशतर इलाकों में नज़र आते हैं। ये नज़म विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। थोड़ा सा विलियम वर्ड्सवर्थ को भी पढ़ लेते हैं या उनको जान लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ 7 अप्रैल 1770 को इंग्लैंड के ज़िला कम्ब्रिया के गांव कोकोमाउथ में पैदा हुए। उनको अंग्रेज़ी ज़बान का एक आला दर्जे का शायर समझा जाता है। 1799 में विलियम वर्ड्सवर्थ जब लेक डिस्ट्रिक्ट के एक गांव ग्रासमोर में डव कॉटेज पर रिहाइश पजीर हुए तो वहां पर उन्होंने अपनी इस खूबसूरत तरीन नज़म द डैफोडिल्स को तख्लीक दिया। असल में वो यहाँ पर अपनी बहन डोरोथी के साथ डॉक्टर के मशवरे से आए थे, जिनकी सेहत नासाज थी, और 23 अप्रैल 1850 को वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। अब आते हैं अपनी नज़म की तरफ। हमारा ये नज़म 4 स्टेंजास पर मुश्तमिल है। स्टेंजा किसे कहते हैं? स्टेंजा दर हकीकत अशआर के बंद को कहते हैं, और अशआर के बंद से मुराद ये नज़म में उन अशआर की तकसीम होती है जो कि लेंथ, मीटर और राइमिंग स्कीम के हवाले से एक जैसे होते हैं। अब अपने नज़म को ट्रांसलेशन देते हैं। रीडिंग स्टेंजा नंबर 1। आई वंडर्ड, मैं आवारा घूमा, लोनली, अकेला तन्हो तन्हा, एज ए क्लाउड, एक बादल की तरह। अगर आप देख रहे हैं तो क्लाउड के बाद हमारे पास कोई भी पंक्चुएशन नहीं है, तो क्लाउड ये जो फर्स्ट लाइन है ये सेकंड लाइन के साथ कनेक्ट हो रही है। तो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर इस्तेमाल हुआ पड़ा है, जिसे इंजैपमेंट कहते हैं। इंजैपमेंट से मुराद जब पोइट्री की एक लाइन दूसरी लाइन से कनेक्ट हो रही हो और दरमियान में कोई भी पंक्चुएशन नहीं हो तो इसको फिगर ऑफ स्पीच में इंजैपमेंट के नाम से जाना जाता है। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, मैं एक बादल की तरह अकेला तनो तनहा घूमा। दैट, जो कि फ्लोट्स, बहता है या तैरता है, ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, ऊंची वादियों और पहाड़ियों पर। व्हेन ऑल एट वंस, ऑल एट वंस हमारे पास फ्रेज है और इससे मुराद होता है अचानक। व्हेन ऑल एट वंस, और जब अचानक, आई सा, मैंने देखा, अ क्राउड, एक हजूम। अच्छा जी, फर्स्ट लाइन में हमसे भूल गया था। फर्स्ट लाइन में एज अ क्लाउड जो है यहाँ पर सिमिली भी इस्तेमाल हुई पड़ी है। सिमिली हमारे पास कंपैरिजन की किस्म होती है जिसमें हम 3 अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लाइक, एज और सो। जहाँ पर ये 3 अल्फाज इस्तेमाल हो जाएं और कंपैरिजन हो तो वहाँ पर सिमिली यूज़ होती है। When all at once I saw a crowd, और जब अचानक मैंने एक हजूम देखा। a host, बहुत बड़ी तादाद। वैसे होस्ट मेज़बान को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर होस्ट के मायने बड़ी तादाद लेंगे। ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, सुनहरी नरगिस के फूलों की। अच्छा, यहाँ पर डेफोडिल्स के लिए वर्ड क्राउड इस्तेमाल हुआ पड़ा है। क्राउड का लफ्ज़ इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है और इस तरह की चीज़ों के लिए नहीं। तो ये हमारे पास पर्सनिफिकेशन यूज़ हुई पड़ी है। पर्सनिफिकेशन भी हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच ही है, जिससे मुराद होता है कि जब इन एनिमेट चीज़ों को ह्यूमन क्वालिटीज़ दे दी जाए तो उनको हम पर्सनिफाइड कहते हैं, और ये जो अमल हो रहा होता है इस सारे अमल को पर्सनिफिकेशन कहा जाता है। तो इन एनिमेट चीज़ों से मुराद बेजान चीज़ें, लेकिन फूल तो हमारे पास बेजान नहीं होते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पर ये नुक्ता है कि ये गो की लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो हैं, लेकिन ये हमारे पास ह्यूमंस क्वालिटीज़ नहीं रखती, तो इस वजह से ये यहाँ पर पर्सनिफाई हुए पड़े हैं। अच्छा जी, बिसाइड के पहलू में, द लेक, झील, बीनीथ द ट्रीज, दरख्त के नीचे, फ्लटरिंग, झूम रहे थे,
एंड डांसिंग और नाच रहे थे इन द ब्रीज ठंडी हवा में। अब यहाँ पर ये जो लफ्ज़ फ्लटरिंग है और ये जो लफ्ज़ डांसिंग है ये भी पर्सनिफिकेशन की तरफ ही इशारा करते हैं, डैफोडिल्स के पर्सनिफिकेशन की तरफ। अब स्टेंजा की सिर्फ ट्रांसलेशन सुने। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं एक बादल की तरह अकेला तनहा घूमा। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो कि ऊंची वादी और पहाड़ियों पर बहता है। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, जब अचानक से मैंने सुनहरी आबी फूलों की एक बहुत बड़ी तादाद का हजूम देखा। Beside the lake, beneath the trees, जो कि झील के पहलू में और दरख्तों के नीचे थे। Fluttering and dancing in the breeze, और ठंडी हवाओं में झूम रहे थे और रक्स कर रहे थे। Second stanza, continuous, लगातार, as the stars, सितारों की मानद। अब यहाँ पर फिर से हमारे पास सिमिली यूज़ हुई पड़ी है। दैट शाइन, जो कि चमकते हैं, एंड ट्विंकल, और टिमटमाते हैं, ऑन द मिल्की वे, कहकशां पर। और इंजेपमेंट भी यूज़ हुआ पड़ा है क्योंकि फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के साथ बग़ैर किसी पंक्चुएशन की अलामत के कनेक्ट हो रही है। दे स्ट्रेच्ड, वो फैले हुए थे, इन नेवर एंडिंग, कभी न ख़त्म होने वाले, लाइन, कतार में। अलॉन्ग के साथ, द मार्जिन, किनारे को कहते हैं, ऑफ अबे, खलीज के। खलीज हमारे पास पानी का वो सतह होती है जो कि तीनों तरफ पानी होता है और एक तरफ खुश्की होती है, जैसे कि साहिल समंदर हो जाए, इसको खलीज भी कहा जाता है। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, वो खलीज के किनारे के साथ कभी न ख़त्म होने वाली कतार में फैले हुए थे। यहाँ पर भी इंजेपमेंट है क्योंकि ये जो थर्ड लाइन है फोर्थ लाइन के साथ बग़ैर किसी पंक्चुएशन के कनेक्ट हो रही है। 10,000, 10,000, सा आई, मैंने देखे, एट अ ग्लांस, एक ही झलक में। टॉसिंग, हिला रहे थे, देयर हेड्स, अपने सरों को, टॉसिंग देयर हेड्स, अपने सरों को हिला रहे थे, इन स्प्राइटली डांस, खुशी के रक्स के, या मुसरत भरी रक्स में या नाच में। कंप्लीट ट्रांसलेशन करते हैं। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, लगातार उन सितारों की मानद जो कि कहकशां पर टिमटिमाते हैं और चमकते रहते हैं। They stretched in never-ending line along the margin of bay, वो खलीज के किनारे के साथ एक न ख़त्म होने वाली कतार में फैले हुए थे। 10,000 saw I at a glance, एक ही झलक में मैंने 10,000 देखे। Tossing their heads in sprightly dance, जो कि मुसरत भरी रक्स में अपने सर को हिला रहे थे। अब यहाँ पर ये जो टॉसिंग का लफ्ज़ है, टॉसिंग देयर हेड्स, ये जो फ्रेज हो गया, ये भी डैफोडिल्स की पर्सनिफिकेशन की तरफ इशारा करते हैं। स्टेंजा नंबर 3, द वेव्स, लहरें, बिसाइड देम, उन्हीं के पहलू में, लहर जो उनके पहलू में थी, डांस्ड, वो भी नाच उठी। बट दे, लेकिन उन्होंने, दे से मुराद डैफोडिल्स, आउटडिड, सबकत ले गए, द स्पार्कलिंग, चमकते हुए, वेव्स, लहरों से, इन ग्ली, खुशी में। फिर इंजेपमेंट यूज़ हुआ पड़ा है क्योंकि फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के दरमियान कोई पंक्चुएशन नहीं है। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, लहरें जो उनके पहलू में थी वो भी नाच उठी। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन उन्होंने खुशी में उन चमकते हुए लहरों से भी सबकत ले ली। अ पोएट, एक शायर, कुड नॉट, नहीं हो सकता था, बट सिवाय, बीगे, खुश होने के, एक शायर सिवाय खुश होने के कुछ न कर सकता था। इन सच, इस तरह के, अजाकंड, जाकंड से मुराद खुशगवार, कंपनी, साथ, एक शायर इस तरह के खुशगवार साथ में, मुसरत बख्श महफिल में खुश होने के और कुछ भी न कर सकता था। आई गेज्ड, मैंने देखा, एंड गेज्ड, और बगौर देखा, बट लिटिल थाट, लेकिन थोड़ा सा सोचा, वट वेल्थ, क्या दौलत, द शो, ये मंजर, टू मी, मेरे पास, हैड ब्रॉट, लाई थी। यहाँ पर फिर इंजेपमेंट यूज़ हुआ पड़ा है क्योंकि बट लिटिल थाट के बाद हमारे पास कोई भी पंक्चुएशन नहीं है।
I gazed and gazed but little thought what well the show to me had brought. میں نے دیکھا اور بغور دیکھا پھر سوچا بھی کہ یہ سارا منظر میرے پاس کیا دولت لائی تھی. اب کمپلیٹ ٹرانسلیشن اسٹینزا 3. The waves beside them danced. ان کے پہلو میں لہریں بھی جھوم اٹھی. But they outdid the sparkling waves in glee. لیکن انہوں نے خوشی میں ان چمکتے ہوئے لہروں سے سبقت لے لی. A poet could not but be gay. ایک شاعر سوائے خوش ہونے کے کچھ نہ کر سکتا تھا. In such a jocund company. اس طرح کی مسرت بخش محفل میں. I gazed and gazed but little thought what wealth the show to me had brought. میں نے غور کیا اور بہت غور سے دیکھا لیکن پھر تھوڑا سوچا کہ یہ منظر میرے پاس کیا دولت لائی تھی. لاسٹ اسٹینزا ہے. far oft اکثر اوقات when جب on my couch couch سے مراد صوفہ. when on my couch I lie میں لیٹتا ہوں. اکثر اوقات جب اپنے صوفہ پر میں لیٹتا ہوں. in vacant خالی اور in pensive یا فکر مند موڈ مزاج میں کیفیت میں عالم میں. یہاں پر بھی انجیپمنٹ یوز ہوا پڑا ہے فرسٹ لائن اور سیکنڈ لائن کے درمیان. اکثر اوقات جب میں اپنے صوفے پر خالی یا فکر مند عالم میں لیٹا ہوا ہوتا ہوں. دے فلیش تو وہ چمک اٹھتے ہیں. دے سے مراد وہی ڈیفوڈلز وہی منظر جو کہ شاعر نے دیکھا تھا. پہلے فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ سٹینزا میں ہمارے پاس اس منظر کی بات ہوتی ہے اور اب چوتھے سٹینزا میں دوبارہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جب اکثر اوقات میں اپنے گھر پر ہوتا ہوں یا کسی اور محفل میں ہوتا ہوں یا ایسے ہی کسی سوچ میں ہوتا ہوں تو پھر اداسی کا عالم ہو یا پھر میرے پاس فکر مندی کا عالم ہو یا پھر میرے پاس ایسے ہی فراغت کا لمحہ ہو تو وہ واپس آ جاتا ہے منظر. دے فلیشڈ وہ چمک اٹھیں. اپون دیٹ انورڈ آئی اس باطنی آنکھ پر. انورڈ آئی کیا ہے ہمارے پاس؟ انورڈ آئی سے مراد ہے دل. انسان کی باطنی آنکھ کیا ہے؟ انسان کی باطنی آنکھ دل ہی ہے. وہ اس باطنی آنکھ پر چمک اٹھتے ہیں وچ جو کہ ہے از دا بلس رحمت آف سالیٹیوڈ تنہائی کی جو کہ در حقیقت تنہائی کی رحمت ہے. اینڈ دین اور پھر مائی ہارٹ میرا دل وتھ پلیجر فیلز خوشی سے بھر جاتا ہے. اینڈ ڈانس اور جھومتا ہے ود دا ڈیفوڈلز پھولوں کے ساتھ. اچھا جی. دے فلیشڈ اپون دیٹ انورڈ آئی وچ از دا بلس آف سالیٹیوڈ. یہاں پر بھی انجیپمنٹ یوز ہو پڑی ہے ٹھیک ہے کیونکہ آئی کے بعد ہمارے پاس کوئی کیا کہتے ہیں پنکچویشن نہیں ہے. اب مکمل کمپلیٹ ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں. فار آفٹ وین آن مائی couch آئی لائی ان ویکنٹ اور ان پینسو موڈ. اکثر اوقات جب میں اپنے صوفے پر خالی یا فکر مندی کی عالم میں لیٹا ہوا ہوتا ہوں. They flashed upon that inward eye which is the bliss of solitude. وہ اس باطنی اندرونی آنکھ پر چمک اٹھتے ہیں جو کہ تنہائی کے لیے رحمت ہے. And then my heart with pleasure fills اور پھر میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے یا خوشی سے مسرور ہو جاتا ہے. And dances with the daffodils اور پھولوں کے ساتھ یا ابی نرگس کے ساتھ جھومنے رقص کرنے لگ جاتا ہے. یہ تھی اس نظم کی ٹرانسلیشن جو کہ الحمدللہ ہم مکمل کر چکے ہیں. اب کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں جو کہ نظم کے ساتھ ضرور پڑھنی چاہیے. اس میں ہمارے پاس سمری ہے, میسیج ہے اور تھیم ہے. اب سمری کو ڈسکس کر لیتے ہیں. The poet says that he walked alone. شاعر کہتا ہے کہ میں اکیلا گھوما in the valleys and hills پہاڑیوں اور وادیوں میں. And there he saw اور وہاں پر اس نے دیکھا a soothing view ایک آرام مسرت بخش منظر in which a huge crowd of golden daffodils جس میں سنہری آبی نرگس کے پھولوں کی ایک بہت بڑی تعداد were in their own reckless manner اپنی ہی لاپرواہ انداز میں enjoying themselves خود سے لطف اندوز ہو رہے تھے by dancing with the cold wind ٹھنڈی خوشگوار ہوا کے ساتھ رقص کرتے ہوئے. They were everywhere around him وہ اس کے آس پاس ہر جگہ پر موجود تھے. Beneath the trees درختوں کے نیچے beside the lake اور جھیل کے پہلوؤں میں.
They were so enormous in strength, वो तादाद में इतने ज़्यादा थे, that it seemed कि ऐसा मालूम होता था that there was no ending to their kind, कि उनकी ये जो फूलों की किस्म है या जो उनकी ये नस्ल है ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले. The waves of lake झील की लहरें had also the benefit of getting pleasure from that moment. झील की लहरों में भी झील के लहरों को भी ये सहूलत मैसर थी कि वो इस लम्हे से खुशी हासिल कर सके. बट द डैफोडिल्स टुक प्रेसिडेंस ओवर देम, लेकिन आबी नरगिस के फूलों ने उन पर सबकत ले ली. द पोएट डिस्क्राइब्स, शायर ये भी कहता है, हाउ ही कुड नॉट एंजॉय दैट ब्यूटीफुल मोमेंट, कि किस तरह से वो इस खूबसूरत लम्हे से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकता था. विच ब्रॉट फॉर हिम नथिंग, जो कि उसके पास कुछ भी ना लाया, बट अ प्लेजर, लेकिन सिवाय खुशी के, एंड रिलैक्सेशन और आराम के. एंड सच मोमेंट्स, और इस तरह के लम्हात, आर रेमेडीज़, वो इलाज होते हैं, फॉर टाइम्स, उन वक्तों के लिए, व्हेन वन फील्स, जब एक शख्स महसूस करता है सारो, अफसरदगी, एंजाइटी, परेशानी, और लोनलीनेस, या फिर अकेलेपन को, आफ्टरवर्ड्स इन हिज लाइफ, उसके आगे आने वाली ज़िंदगी में. एंड दे ब्रिंग ओनली प्लेजर, और ये लम्हात सिर्फ और सिर्फ खुशी हिलाते हैं, विच मेक वंस हार्ट नम, जो कि एक शख्स या इंसान के दिल को बेहिस बना देता है, टुवर्ड्स सफरिंग्स, तकालीफ की तरफ. एंड सच अ थिंग इज़ अ ब्लिस, और ये ही तो असल रहमत है. अब इस समरी की हम एक क्विक रवानगी के साथ पढ़ते हैं, जिसमें हम सिर्फ उर्दू तर्जमा करते हैं. शाहिर कहता है कि वो वादियों और पहाड़ियों में अकेला घूम रहा था कि उसकी नज़र एक ऐसे मंज़र पर पड़ी जहाँ पर सुनहरी आबी नरगिस के फूल एक बहुत बड़ी तादाद में अपनी ही मस्ती में मस्त अपनी इजाज़त से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए हवाओं के साथ नाच रहे थे. इसी असना में वो देखता है कि वो उसके आसपास बहुत ज़्यादा तादाद में थे, दरख्तों के पहलू में भी थे और झील के पहलू में भी थे, हर तरफ थे वो. उनकी ये तादाद इतनी ज़्यादा थी कि शायर को ये मालूम हुआ कि गोया इनकी ये नस्ल कभी ख़त्म होने वाली नहीं है. लहरें भी इन खुशी के लम्हात से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए उसमें हिस्सा लेती हैं, लेकिन फिर आब नरगिस के फूल खुशी हासिल करने में उनसे सबकत ले जाते हैं. इन तमाम लम्हात को बयान करते हुए शायर ये कहता है कि वो सिवाय खुश होने के इन लम्हात से और क्या चाहता था, और इसी के साथ कि ये लम्हात सिर्फ़ और सिर्फ उसके पास सिवाय खुशी और आराम के और कुछ न लाएं. और ये लम्हात न सिर्फ उस वक्त तक महदूद होते हैं, बल्कि यही लम्हात इंसान की ज़िंदगी में आने वाले जो अवकात होते हैं, जो लम्हात होते हैं, जैसे कि परेशानी हो गई, अफसरदगी हो गई या अकेलापन हो गया, तो उसके लिए भी ये इलाज का काम करते हैं. और यही लम्हात सिर्फ खुशी लाते हैं, जो कि इन लम्हात की सबसे बड़ी नेमत है. मैसेज ऑफ द पोएम. इस नज़म का जो पैगाम है हमारी तरफ वो है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, द सोल क्रिएटर ऑफ दिस होल यूनिवर्स, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कि इस पूरे आलम के अकेले तन्हा खालिक हकीकी हैं, हैज़ मेड दिस वर्ल्ड, ने इस दुनिया को बनाया है, एंड एवरीथिंग इन इट, और हर जो चीज़ इसमें है, फॉर द ह्यूमन बीइंग, बनी नो इंसान के लिए. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कि इस पूरे आलम के हकीकी अकेले तन्हा खालिक हैं, उसने ये दुनिया और इस दुनिया में हर एक चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ बनी नो इंसान के लिए बनाई है. एंड नेचर हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और कुदरत का एक बहुत ही अहम किरदार है, टू प्ले इन दिस क्रिएशन, इस तख्लीक में निभाने के लिए. और कुदरत का इस तख्लीक में निभाने के लिए एक बहुत ही अहम किरदार है. नेचर इज़ फादर, मदर, बिलव्ड, फ्रेंड एंड एवरीथिंग टू ह्यूमन बीइंग. कुदरत इंसान के बाप, माँ, महबूबा, दोस्त और अलगर्ज हर चीज़ है. ह्यूमन्स लाइफ इज़ फुल ऑफ बिजी रूटीन, इंसान की सारी ज़िंदगी एक मसरूफ़ रूटीन से भरी पड़ी है, विच नेवर एंड्स, जो कि कभी ना ख़त्म होने वाली है, टिल हिज लास्ट ब्रेथ, उसकी आखिरी सांस तक, जो कि उसकी आखिरी सांस तक कभी भी ख़त्म नहीं होती है. द पोएट वांट्स टू डिलीवर अस द मैसेज, शायर हमें ये पैगाम पहुँचाना चाहता है with this poem, अपने इस नज़म के साथ, that whenever one gets a break from his busy routine of life, कि जब कभी भी एक शख्स को अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से फरागत का लम्हा मिलने का
बंदोबस्त हो जाए या मिलने का सबब हो जाए, he or she should not go for anything else, तो उसको और किसी भी चीज़ के लिए नहीं जाना चाहिए बट मैनेज ट्रिप, लेकिन एक ट्रिप को तरतीब देना चाहिए, एंड गो टू एक्सप्लोर द नेचर, और कुदरत की जस्तजू में लग जाना चाहिए। नेचर इज सूथिंग फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ मिजरेबल फीलिंग, कुदरत हर तकलीफ़ पहुंचाने वाले लम्हे के लिए आराम बख्श है। वन फील्स एट एनी मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, जो कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी की किसी भी आने वाले लम्हे के वक्त महसूस कर सकता है। नॉट ओनली, न सिर्फ इट इज़ सूथिंग फॉर द मोमेंट्स स्पेंड देयर, न सिर्फ ये उन लम्हात के लिए आरामदेह या आराम बख्श होता है जो कि इंसान वहाँ पर उस मंज़र में, उस लम्हे में रहते हुए गुजारता है, बट इट आल्सो वर्क्स आफ्टरवर्ड्स, लेकिन ये उसके बाद भी काम आती है, इन द मूड्स ऑफ सारो, एंजाइटी और मोमेंट्स ऑफ लाइजर, उदासी, परेशानी या फिर फरागत के लम्हात में भी या कैफियत में भी, मूड्स, मिजाज, कैफियत, आलम वगैरह। व्हेन वन हैज़ नथिंग टू डू, जब एक शख्स के पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, अब हम एक क्विक रीडिंग दे देते हैं इस मैसेज ऑफ पोएम की, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कि इस अकेले तन्हा मालिक है इस पूरी आलम की तख्लीक का, उसने ये दुनिया और इस दुनिया में हर एक चीज़ बनी नौ इंसान के लिए पैदा फरमाई है, और कुदरत का इस तख्लीक में निभाने के लिए एक बहुत ही अहम किरदार है। कुदरत इंसान के लिए वालिद भी है, माँ भी है, महबूबा भी है, दोस्त भी है, अलगर्ज हर चीज़ है इंसान के लिए। और इंसान अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से और इंसान की जो ज़िंदगी वो इंतहाई मसरूफ़ होती है, और इस मसरूफ़ ज़िंदगी में उसको कभी फरागत का लम्हा मैसर नहीं होता है, यहाँ तक कि उसको मौत आ जाए। शायर कहता है, शायर हमें ये पैगाम अपने इस नज़म के ज़रिए से देना चाहता है कि जब कभी भी इंसान को अपने ज़िंदगी में फरागत का मौका मिले तो वो और कोई भी काम न करे, बस कुदरत की जस्तजू में लग जाए, और कुदरत की जस्तजू में लगने के लिए एक ट्रिप को तरतीब दे। इंसान की ज़िंदगी में जितने भी दुख, दर्द और अफसरदगी या अकेलेपन के लम्हात आते हैं, कुदरत उन तमाम तरह के लम्हात के लिए एक आराम बख्श है। ये न सिर्फ उन लम्हात में आराम बख्श होता है जो कि इंसान वहाँ पर कुदरत में होते हुए गुजारता है, बल्कि उसके आने वाली जो ज़िंदगी में उसको जो भी परेशानी या फिर अफसरदगी या फिर फरागत के लम्हे मिलते हैं, जब वो ऐसा महसूस करता है कि उसके पास करने की कुछ नहीं है, तब भी ये इंसान के लिए रहमत होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हमारे पास थीम ऑफ द पोएम है, ओ ह्यूमन बिफ्रेंड नेचर, ए बनी नो इंसान कुदरत के दोस्त हो जाओ। हमारा जो ये नज़म है, इस नज़म का जितना भी लबुलबाब है या ख़ुलासा है या पैगाम है या फिर मरकज़ी ख़याल कह दो, वो इसी बात की तरफ इशारा करता है कि ए इंसान कुदरत के दोस्त हो जाओ। नेचर हैज़ पेरेंटिंग रिलेशन विद द ह्यूमन बींग्स, कुदरत का बनी नौ इंसान के साथ वालदैन या वालदैन की तरह एक रिश्ता है, विच दे आर अनएबल टू डिनाई, जो कि बनी नौ इंसान कभी भी इनकार उससे नहीं कर सकते हैं। इट वर्क्स एज एंटीडोट, ये एक जहर मार दवाई के तौर पर काम करता है, अगेंस्ट द मोमेंट्स, उन लम्हात के ख़िलाफ़ जो कि ऑफ एंजाइटी, परेशानी के हों, सारो, अफसरदगी के हों, और लोनलीनेस या उदासी के हों। ये परेशानी, अफसरदगी या फिर अकेलेपन के लम्हात के ख़िलाफ़ एक एंटीडोट की तरह ही काम करता है। इट ब्रिंग्स नो हार्म, ये कोई भी तकलीफ़ नहीं लाते हैं, एक्सेप्ट प्लेजर एज मदर, सिवाय खुशी के एक वालदा की तरह। ये इंसान के पास कोई तकलीफ़ नहीं लाते हैं, ये बेलौस होते हैं, इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को आराम बख्शना ही होता है, जैसे कि एक वालदा का मकसद होता है कि वो अपने बच्चों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ ही लाएँ। देयरफॉर, ताहम, बी फ्रेंड नेचर, कुदरत के दोस्त हो जाओ, एंड मेक लाइफ सूथिंग, और अपनी ज़िंदगी को अपने लिए आरामदेह बनाओ। क्विक रीड दे देते हैं इसको। अब वो कहता है कि ये इंसान कुदरत के दोस्त हो जाओ ताकि तुम्हें आराम मैसर हो। कुदरत का बनी नौ इंसानों के साथ एक वालिदैन की तरह रिश्ता है, जो जिससे कि इंसान कभी इनकार नहीं कर सकते हैं,
یہ پریشانی، افسردگی اور اکیلے پن کے لمحات کے لیے لمحوں کے خلاف ایک اینٹیڈوٹ کی طرح ہی کام کرتے ہیں، اینٹیڈوٹ کی طرح کام کرتے ہیں۔ یہ انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، بس ان کا کام صرف یہی ہے کہ یہ والدہ کی طرح صرف محبت کریں۔ تاہم انسان کو چاہیے کہ وہ قدرت کا دوست ہو جائے اور اپنی زندگی کو آرام دہ بنائے۔ والسلام۔